नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो आप लोग जब देखो तो उसके लास्ट में कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम लोग रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के जो कॉमन हैं, जैसे सिलेबस में जो पॉइंट कॉमन हैं उनको वहाँ से आप लोग कॉमन जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के हैं, और हम लोग पहले रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस को पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी एंड पावर के बारे में। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की है बल के बारे में और न्यूटन की गति के नियम हैं, तीनों नियमों के बारे में बात कर ली है। अब केंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और लिफ्ट से किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा है। तो आप लोग वीडियो देखो, उनसे कुछ ना कुछ आपको पक्का सीखने के लिए मिलेगा यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो। और आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वर्क, पावर एंड एनर्जी होते क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट कैसे सवाल बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्क कोमा एनर्जी एंड पावर, इसको बोलते हैं हम लोग कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो ये तीन पॉइंट हैं हमारे पास सिलेबस में हमारे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्य को। कंप्लीट कार्य होता क्या है, कैसे हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, कहाँ पर कार्य धनात्मक होता है, कहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता है और कहाँ कार्य शून्य होता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं वर्क की। कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर हम लोग बल लगाते हैं और उस बल के द्वारा जो भी वस्तु विस्थापित होती है तो वह क्या हमें प्राप्त होता है? वह हमें कार्य प्राप्त होता है। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उस दिशा में परिवर्तन कर देता है जिस ओर हम लोग बल लगा रहे हैं तो हमें कार्य प्राप्त होगा। और यदि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु विस्थापित नहीं हुई है तो इसका मतलब है वहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि विस्थापन का मान शून्य होता है और विस्थापन का मान शून्य होने के साथ ही हमारा कार्य शून्य होगा। और कार्य होना है तो वस्तु विस्थापित ज़रूर अवश्य होगी। ये कार्य की परिभाषा है। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही हमारा क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य हमारे धनात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है और शून्य कार्य होता है। यदि हम लोग धनात्मक कार्य की बात करते हैं तो धनात्मक कार्य होता है जब हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और जिस दिशा में हम लोग फोर्स लगाते हैं यदि बॉडी उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है, विस्थापित उसी दिशा में हो जाती है तो हमारे पास कार्य कैसा होगा? धनात्मक कार्य होगा। बल की दिशा भी सेम है और विस्थापन की दिशा भी सेम है तो हमारे पास कार्य कैसा होगा? धनात्मक कार्य होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ऋणात्मक कार्य की। ऋणात्मक कार्य कौन सा होगा? यदि हम लोग बल लगाते हैं इस ओर और हमारी इस विस्थापन की स्थिति होती है अपोजिट साइड, कहने का मतलब है बल की दिशा दूसरी ओर है और विस्थापन की दिशा दूसरी ओर है, तो वहाँ पर हमारा कार्य कौन सा होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। यानी विपरीत स्थिति में हमारी विस्थापन विपरीत हो और बल की दिशा भी क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा कार्य होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। और शून्य कार्य कब होगा हमारा? शून्य कार्य तब होगा जब विस्थापन का मान हमारे पास शून्य हो, यानी वस्तु हमारी विस्थापित ही ना हो तो हमारे पास कार्य कैसा होगा? शून्य कार्य होगा। जब विस्थापन का मान ज़ीरो होगा तो हमारे पास वर्क भी ज़ीरो हमें प्राप्त होगा। कैसे? अभी आप लोग उसको देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये विस्थापन का मान शून्य होने के साथ वर्क का मान शून्य क्यों है। अब हम लोग बात करते हैं कार्य की परिभाषा की। उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या मात्रक होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो हमारे पास जैसे अभी लिखेंगे उनको वापस से तो आपको पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास कार्य लिखा है, कार्य की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, और वह वस्तु उस बल के द्वारा बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है तो उसे कार्य कहते हैं। अब हमारे पास जैसे मैंने लिखा है बल की दिशा में, यदि बल की विपरीत दिशा में भी हो तो भी कार्य होगा ही हमारा विस्थापन। यदि बल की विपरीत दिशा में हो तो भी कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। अभी आपको पता लग जाएगा। बाकी जो एक परिभाषा के रूप में हम लोग लिखते हैं तो बल की दिशा में ही हम लोग विस्थापन मान करके चलते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्य होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि W से हम लोग डिनोट किसको करेंगे? कार्य को, वर्क को। और बल हमारे पास फोर्स है, F है। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हम लोग किससे डिनोट करेंगे? D से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है वर्क इज इक्वल टू F डॉट D। हमारे पास अब हम बात करते हैं कि ये उसके बाद भी हमारी कंडीशन दो प्रकार से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक कोस थीटा भी जुड़ा हुआ होता है। वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कोस थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो हमारे पास यदि कोई भी प्रोडक्ट हमारे इस प्रकार से दिए हों A डॉट B और उनके ऊपर हमारे पास एरो लगा हो और डॉट में दिए हों तो वो होते हैं AB कोस थीटा। और हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में दिए हों और उसके बाद उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? AB साइन थीटा। और ये कब कब होगा, ये किस कंडीशन में होगा? जब हमारे पास A डॉट B बराबर AB कोस थीटा होता है तो वह कौन सी राशि होती है? वह राशि होती है स्केलर। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। और जब हमारे पास A इंटू B बराबर AB साइन थीटा होता है तो वह कौन सी राशि होती है? जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ हमारे पास AB साइन थीटा जब आएगा तो कौन सी राशि होगी? वो होगी वेक्टर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। तो कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। तो हमारे पास जो यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग डॉट का प्रयोग करेंगे। और ये किस लिए लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं हमारे पास एरो के साइन किस पर लगते हैं? ये एरो के साइन लगते हैं कि हमारे पास राशि सदिश है या फिर अदिश है। जैसे हम लोग बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन कैसी राशि है? यदि आपने वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं विस्थापन सदिश राशि है तो उसके ऊपर एरो लगाया जाता है। और जब दो राशि सदिश राशि ही दो राशि हमारे पास इस प्रकार से दी हों कि हमारे पास डॉट में दी गई हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? AB कोस थीटा होगा यदि डॉट में दी गई हैं। और यही राशि मल्टीप्लाई में दी जाती हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? AB साइन थीटा। इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ये वेक्टर में होता है और ये किस में होता है? स्केलर में। तो हमारे पास ये क्या आता है? वर्क बराबर F इंटू D कोस थीटा होता है। तो वर्क हमारे पास कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो इनका प्रोडक्ट कौन सा आएगा? ये आएगा हमारे पास कोस के साथ। तो F डॉट D कोस थीटा। F डॉट D A इंटू B, तो वहाँ पर हमारे पास F डॉट D लिखा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है।
और उसके बाद कोस जुड़ा हुआ है स्केलर के साथ। तो हमारी राशि कैसी है, कार्य अदिश राशि है। ये सारी की सारी मैंने वहाँ पर लिखवाई हुई थी, फिर भी आप लोग इसको देख लो। तो कार्य एक प्रकार की कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी कोस थीटा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, वर्क बराबर एफ डी कोस थीटा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक तो आप लोग आसानी से निकाल ही सकते हो। कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता, फिर भी हम लोग रेडियन में उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यदि SI पद्धति में बात की जाए तो उसको हम लोग यहाँ लिखते नहीं हैं, पर हमारे पास ये कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और हमारे पास ये किसका, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूटन मीटर। अब हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जूल भी हम लोग इसको बोलते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास बल की दिशा में विस्थापन हुआ है तो कोस 0 का मान होता है या 90 होता है, या फिर हमारे पास कुछ और दिया होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्य 3 प्रकार का होता है। तो उसमें धनात्मक कार्य क्या होता है और ऋणात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो वहाँ से आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो कार्य कितने प्रकार का होता है, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क इसके हम लोग बात करते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार। और पहला क्या है प्रकार में, पहला प्रकार आता है हमारे पास धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, या इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव वर्क हमारे पास होता है जब हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वह फोर्स के द्वारा, उस फोर्स के द्वारा कोई भी पिंड या वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया था, तो वह कार्य क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। तो यहाँ धनात्मक कार्य की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, जब बल एवं विस्थापन की दिशा एक ही हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं, धनात्मक कार्य कहते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग एक बॉडी बना लें और हमारे पास कोई भी ये बॉडी ए है और उस पर हमने फोर्स लगाया एफ, और हमारा विस्थापन भी किस ओर हुआ, उसी दिशा में विस्थापन हुआ जिस ओर हमने फोर्स लगाया था, तो हमारे पास कार्य कौन सा होगा, हमारे पास कार्य होगा धनात्मक। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि धनात्मक कार्य कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास। जैसे हमने बात करते हैं, एक हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, एक हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है और दीवार से बंधी हुई स्प्रिंग है वो। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, हमारे पास ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग में हमारे पास क्या है, ये एक बना हुआ है किनारा, और हम लोग इस किनारे को, इस कोर को पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं, यानी इधर की ओर खींचते हैं। तो हमारे पास जो विस्थापन होगा वो किस दिशा में होगा, जिस ओर हम लोग बल लगा रहे हैं, विस्थापन किस दिशा में है, उसी दिशा में है हमारा जिस दिशा में हम लोग बल लगाते हैं। यदि इसी स्प्रिंग को हम लोग दबा दें,
कैसे? हमारे पास ये स्प्रिंग है, दीवार से बंद लगी हुई स्प्रिंग है ये, और इस स्प्रिंग को हम लोग क्या कर दें, इस स्प्रिंग को हम लोग दबा दें, अंदर की ओर दबाएं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये अंदर की ओर सिकुड़ जाएगी। तो ये बल और विस्थापन की दिशा कैसी है, एक ही दिशा है। तो वहाँ पर भी कार्य कौन सा होगा, हमारे पास धनात्मक कार्य होगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये धनात्मक कार्य का एग्जाम्पल है। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं कराऊंगा, क्योंकि वहाँ कंट्रोवर्सी क्वेश्चन आता है और कई बार उलझा भी देता है, तो उसको बारे में आप लोग पहले समझो। वो दोनों पॉइंटों में, ऋणात्मक में भी शामिल होता है और धनात्मक में भी शामिल होता है, पर वो अलग कैसे है उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखो, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और कहाँ पर रखी हुई है, ज़मीन पर रखी हुई है। इसका द्रव्यमान मान लो आप लोग 50 किलोग्राम है, और इसको हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं। इसको हम लोग 50 किलोग्राम की जो वस्तु है उसको हम लोग ऊपर की ओर जब उठाते हैं, तो हमारे पास बल हमने किस ओर लगाया, ऊपर की ओर, और विस्थापन भी किधर हुआ, हमारे पास ऊपर की ओर ही हुआ। तो बल की दिशा क्या है, एक ही है, और विस्थापन की दिशा भी क्या है, हमारे पास एक ही है। तो जो भी हमारे पास बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही होगी, तो उसमें क्या होगा, धनात्मक कार्य है। जैसे हम लोग खुद की ही बात कर लेते हैं, सतह पर रखी हुई एक वस्तु को ऊपर जब हम लोग उठाते हैं, तो हम लोग कार्य कैसा करते हैं, धनात्मक कार्य करते हैं। पर वहाँ यही एग्जाम्पल ऋणात्मक कार्य में कैसे शामिल होता है। जो हमने वस्तु को ऊपर उठाया तो वो तो हुआ धनात्मक कार्य, पर गुरुत्व के कारण भी कोई कार्य हो रहा है जो नीचे की ओर उसको ले जाने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग छोड़ दें वस्तु को तो वस्तु अपने आप ही नीचे चली जाएगी, तो कुछ ना कुछ नीचे से भी तो कार्य कर रहा है। यानी हमने ऊपर की ओर फोर्स लगा कर रखा हुआ है, पर नीचे उसको खींचने का कोई ऐसा बल भी है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है उसको खींचने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल, और वह गुरुत्व बल ही ऋणात्मक कार्य के रूप में कार्य करता है। तो वो किस में शामिल हो जाता है, वो ऋणात्मक कार्य में शामिल हो जाता है। तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ, हम लोग इसको लिखें, एक स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन किस में शामिल होगा, वह शामिल होगा हमारे पास धनात्मक कार्य में। और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करें, किसी व्यक्ति के द्वारा सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु के द्वारा कार्य, वो किस में शामिल होगा, वो भी धनात्मक कार्य में ही शामिल होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। ये तो कंडीशन वो है जब हम लोग कोई भी ह्यूमन इसको उठाता है, पर ग्रेविटी के कारण भी नीचे इसको खींचने के लिए कोई बल कार्य करता है, तो वह विपरीत दिशा में लगता है, और उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। और किसके अपोजिट होता है वो, हमारे पास जो ह्यूमन के द्वारा लगाया गया बल है उसके अपोजिट होता है। तो इसलिए ग्रेविटी के कारण लगने वाले बल को ऋणात्मक बल कहते हैं। अभी मैं पॉइंट उसको लिखूंगा, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, ऋणात्मक बल की। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो अब हम लोग बात करते हैं ऋणात्मक कार्य की। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य, या उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव
निगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य की हम लोग बात करें तो ऋणात्मक कार्य को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऋणात्मक कार्य वह कार्य होता है जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, तो उस समय बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। इसमें बल तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा, वस्तु के विस्थापन की दिशा की दिशा विपरीत होती है, विपरीत होती है। तब बल के द्वारा किया गया कार्य, तब बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये आप लोग याद रखना। कैसे? जब हम लोग एक बॉडी है हमारे पास, अभी मैंने आपके लिए समझाया था पहले, वो था धनात्मक कार्य जब हम लोग ऊपर इसको ले जाते हैं, इस बॉडी को उठाकर ऊपर हम लोग ले गए। अब जो भी हमारे पास ग्रेविटी भी तो वर्क करती है, जो नीचे को इसको खींचने का कार्य करती है। तो जो ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य है वो क्या है, हमारे पास ऋणात्मक कार्य होता है। और हमारा बल किस ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, पर ऋणात्मक गुरुत्व के कारण कौन सा बल लग रहा है, हमारा नीचे की ओर। गुरुत्व बल जो नीचे की ओर कार्य करता है वह बल कौन सा है, ऋणात्मक बल कहलाता है। तो वहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं, किसी वस्तु को या पिंड को ऊपर उठाने पर उस पिंड या वस्तु पर, उस वस्तु या पिंड पर गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसको प्रूफ भी मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान दो। देखो हम लोग कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब आप लोग मुझसे ये बताओ, जब हम लोग इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारे पास जो भी वस्तु थी, जो भी पिंड था, उसको ऊपर हम लोग लेकर जब गए, यहाँ पर मैं आपके लिए बनाता हूँ इसको। जब हमारे पास ये वस्तु थी, हम लोग इसको ऊपर की ओर उठाकर लेकर गए, तो हमारे पास यहाँ इसके मध्य कितने डिग्री का एंगल हुआ। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये वस्तु थी और इसको हम लोग एक कैसी दिशा में ले गए हैं, एक हमारे पास स्ट्रेट या फिर सीधी है। तो जब बल हम लोग सीधा लगाते हैं, सीधा हम लोग सीधे ही बल लगाते हैं, या फिर ऐसे ही पकड़ के ऊपर हम लोग उसको उठा लेते हैं, जैसे हमने इस बॉडी को ऊपर उठाया, तो हमारे पास जो इसमें इस बॉडी के और इसके मध्य कोई एंगल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, इस बॉडी को हमें आगे की ओर खींचना है, तो हम लोग इसको जब बल लगाएंगे इस पर, तो एक स्ट्रेट या फिर हमारे पास ये इसको एक्सिस मान लो, इसके हमें सीधा खींचना है इस वस्तु को, तो हम लोग बल कहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार से हम लोग फोर्स लगाएंगे। और क्या हम लोग इस प्रकार भी फोर्स नहीं लगा सकते क्या ये वस्तु अब भी आगे नहीं जाएगी क्या हम लोग इस प्रकार से इस पर बल नहीं लगा सकते, क्या वस्तु अब आगे की ओर जाएगी या फिर नहीं। तो जाएगी तो हमारे पास ये आगे की ओर वस्तु पर। अब आप लोग बताओ, जब हम लोग एक बार स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग खींचते हैं, कोई भी एंगल हम लोग नहीं रखते इसके बीच में, हमारे पास इस अक्ष के बीच में कोई भी एंगल नहीं रखते। कहने का मतलब है हमारे पास ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको ही हमने पकड़ के खींचा है यहीं से।
तो हमने कोई भी एंगल नहीं लगाया, यानी इससे हमने खींचा तो ऐसे ही हम लोग इसको खींच कर ले गए। पर अब हमने क्या किया, बल को थोड़ा सा तिरछा लगाया, जैसे हमारे पास ये है। तो हमारे पास इस अक्ष के, जो हमारे पास ये अक्ष है और इसके मध्य कोई ना कोई एंगल हुआ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा, या कुछ भी एंगल हमारे पास ये हो सकता है। तो क्या इसमें चेंजेस आएंगे या फिर नहीं? तो आप लोग जब देखोगे हमारे पास कोस की वैल्यू जब हमारे पास बढ़ती है, ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ पर मैंने आपके लिए पढ़ाया है, जब कोस में थीटा का मान बढ़ता रहता है तो कोस की वैल्यू कम होती रहती है। जितनी अधिक थीटा की वैल्यू होगी कोस में, उतना ही वैल्यू कम आएगी, और जितनी कम वैल्यू होगी कोस में, उतना ही हमारे पास, जैसे थीटा का मान जितना कम तो कोस की वैल्यू उतनी अधिक होती है। तो हमारे पास जब कोई भी एंगल नहीं है तो एंगल थीटा का मान कितना होगा हमारे पास, 0। और हमारे पास हमने मान लिया कि कोई भी एंगल है, जैसे हम लोग अब इसको मान लो कि हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री हो गई है या 45 डिग्री मान ली एक कंडीशन में। तो दोनों से हम लोग इसको करते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपके सामने लिखी है। फिर मैं इसको समझाऊंगा आपके लिए। ऋणात्मक कार्य की कंडीशन क्या है? बल का कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। अब हमारे पास कोस की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है। तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान हमारे पास होता है 1। अब बल हमारे पास हमने लगाया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई कार्य की, हम लोग इसको F इंटू डी में ही रखते हैं, F इंटू डी। जब हम लोग कोई भी एंगल नहीं लगाते हैं, किसी भी एंगल पर फोर्स नहीं लगाते, सीधी रेखा में या फिर 0 डिग्री में हम लोग 0 डिग्री एक्सिस के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास कार्य क्या आता है, F बराबर बल गुणा विस्थापन, जो डायरेक्ट रूप में लिखा होता है। इसी से ही हम लोग सवाल करते हैं। पर यदि कि कह देता है कि इतने डिग्री पर हम बल लगाते हैं या इतने डिग्री पर बल लगाते हैं, तो इसलिए हम लोग कोस थीटा की वैल्यू लिखते हैं। और हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करते समय कोस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम लोग क्या मानकर चलते हैं, 0। उसको हम लोग किसी एंगल पर नहीं मानते, एक डायरेक्ट सीधी रेखा में ही हम लोग उसको मानते हैं। ऐसे ही हमने अब क्या किया, हमारे पास ये क्या कंडीशन कैसी थी, इसको हमने ऊपर की ओर उठाया, और एक्सिस अब कौन सी लेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष हम लोग लेंगे, क्योंकि वाई अक्ष पर ही हम लोग बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं। तो अब आप लोग बताओ, जब हमारे पास वाई अक्ष ही है और इसको ही पकड़ के हमने ऊपर की ओर खींच दिया, तो कोई एंगल आया या फिर नहीं आया? तो आप लोग कहोगे कोई भी एंगल नहीं आया, वहाँ पर एंगल का मान कितना हुआ, 0। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो गई, 0। बात हमारी कहाँ रुकी हुई है, बात हमारी रुकी हुई है ऋणात्मक कार्य की, कि ऋणात्मक कार्य कैसे हुआ। अब आप लोग बताओ, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो ये कितनी डिग्री है हमारे पास, 0 डिग्री। ध्यान देना किस अक्ष पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं वाई अक्ष पर बात कर रहा हूँ अभी। तो इसको आप लोग साफ कर लो। तो इसके अपोजिट ये कौन सा डिग्री होगा, यदि हम लोग नीचे आते हैं तो 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है ऊपर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे और उसके विपरीत या अपोजिट हम लोग आना है, तो हमारे पास कितने डिग्री हम लोग मूव करेंगे। कहने का मतलब है हमने पूरे हम लोग टर्न करना है, हमको वापस घूमना है। जब आप लोग करते हो दिशा दूरी के सवाल, जब आप लोग करते हो जो रीजनिंग में होते हैं, तो वहाँ से कहता है कि आपको 90 डिग्री आपको क्या करना है, दाहिने मुड़ना है या फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ना है। तो आप लोग क्या करते हो, जिस भी स्थिति में खड़े हुए हो उससे हम लोग 90 डिग्री या फिर हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री, जो भी एंगल वो कहता है। और यदि हमसे वो कहता है कि वह विपरीत मुड़ता है, तो विपरीत का मतलब है पीछे मुड़ता है वो। तो पहले कहाँ पर था, विपरीत मुड़ने में और पीछे मुड़ने में उसने कहा है कि 180 डिग्री हमें आना है घूम के वापस। तो हम लोग यदि हमारी स्थिति कहाँ थी, सामने, और उसने कहा है विपरीत मुड़ा, तो विपरीत की कंडीशन में क्या होगा कि ये कितने एंगल घूमेगा, ये एंगल यदि कहता कि दाहिने घूमेगा
तो दाहिने में तो घूमता 45 और उसने कहा है विपरीत, तो विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, इसको आप लोग समझना कि हमारे पास जब उसने ऊपर उठाया तो थीटा की वैल्यू 0 थी, पर गुरुत्व के कारण नीचे को इसको खींचने का वर्क हो रहा है बिल्कुल अपोजिट, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो हमारे पास थीटा का मान गुरुत्व के कारण हम लोग कितना रखेंगे 180 डिग्री। जब आप लोग यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, जब आप लोग कोस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो हमारे पास कोस 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और हमारे पास वर्क की वैल्यू जब हम लोग -1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो W किस में आएगा माइनस में, जो कैसा कार्य होगा ऋणात्मक कार्य होगा। यही इतनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बात समझ में आई होगी, और नहीं आई तो वापस से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वापस भी मैं आपके लिए समझा दूंगा। फिर भी आपको लगता है तो वापस से आप लोग इसको देख लोगे तो बेटर होगा आपके लिए, और वापस बताना हो तो एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर उसको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। यहाँ ऋणात्मक कार्य की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, हमने कोई भी बॉडी को उठाया ऊपर की ओर, ये हमारे पास बॉडी थी और इसको हमने कहाँ उठाया, ऊपर की ओर उठाया, और किस एक्सिस पर, ये हमने उठाया वाई अक्ष पर। तो इस अक्ष के मध्य है और इसी को पकड़ के हमने ऊपर उठा दिया, तो एंगल क्या हमने कोई लिया, कोई एंगल नहीं लिया। यदि हम लोग इसको इस प्रकार से पकड़ के उठाते या इस प्रकार से पकड़ के उठाते तो हमारे बीच इस अक्ष के और इसके मध्य कोई ना कोई एंगल बनता, आप कहोगे बिल्कुल बनता। तो थीटा की वैल्यू 0 है जब हम लोग सीधे अक्ष पकड़कर ऊपर की ओर उठा लेते हैं। अब हमारे पास जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई बल कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल कार्य कर रहा है। और कौन सा बल है, वह है गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल इसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू हमने क्या ली 180 डिग्री। अब हमारे पास बल का कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। डी विस्थापन को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ। कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, डी की जगह ए लिख लो, एफ लिख लो, एस लिख लो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। एफ डॉट डी कोस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कार्य क्या होगा हमारे पास, अधिकतम, और अधिकतम कार्य का मतलब है धनात्मक कार्य होगा। और यदि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ डॉट डी कोस 180 है, तो विपरीत है, कोस 180 का मान कितना होता है -1, तो W बराबर माइनस के एफ डॉट डी, ये हमारे पास होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य होगा जो गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य है। और क्या है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, और दूसरा एग्जाम्पल है जब हम लोग किसी भी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसके मध्य घर्षण कार्य करता है। तो घर्षण बल के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो भी क्या है, ऋणात्मक कार्य ही है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक कार्य। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। कैसा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है घर्षण के द्वारा किया गया कार्य। कैसा, ऋणात्मक कार्य। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं शून्य कार्य की। शून्य कार्य आप लोग खुद ही बताओ, शून्य कार्य कब होगा। शून्य कार्य तब होगा जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा 90 डिग्री हो, जो एक वृत्तीय गति में देखने के लिए मिलती है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका।
तो ऋणात्मक कार्य की हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? शून्य कार्य की। शून्य कार्य, जीरो वर्क कब होता है? जीरो वर्क। सीधी सी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई क्या है? जब बल व विस्थापन की दिशा, बल व विस्थापन की दिशा लंबवत हो तो उसे शून्य कार्य कहते हैं। शून्य कार्य कहते हैं। और एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर लिख लेना जो विवाद का कारण बनता है, और आप लोग ऐसा कर मत देना जो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। कभी आप लोग कहो कि कार्य हुआ नहीं तो पैसे किस बात के, पता आपको लगेगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म पर कुली के द्वारा उठाए गए बॉक्स को सिर पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कभी आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर सामान उठवाओ और उसके बाद उससे कहो कि आपने कोई कार्य नहीं किया है, आपके किस बात के पैसे, तो ऐसा करना मत आप लोग, है ना। पर कार्य कैसा होता है? वो शून्य ही होता है, क्योंकि वहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा कैसी है? लंबवत है। साथ के साथ ही क्या होता है? विस्थापन होता है, और साथ के साथ ही हमारा फोर्स लगता है। तो हमारे पास बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो जाती है? एक लंबवत की कंडीशन बन जाती है, तो वहाँ कार्य हमारा कैसा होगा? शून्य होगा। दूसरा, यदि कोई पिंड वृत्तीय गति में गति करता है किसी वृत्तीय गति में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। सर्किल है हमारे पास, वृत्त है, और सेंटर पॉइंट है इसका। इसके अंदर की ओर कार्य करने वाला बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र के अंदर की ओर कार्य करता है। और ये क्या है? बल के विस्थापन की दिशा। यानी जब हम लोग फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, तो एक वृत्तीय गति में जब भी इस पर बल लगाते हैं हम लोग, तो ये घूमती है। तो केंद्र के अंदर की ओर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? प्रत्येक बल के लंबवत दिशा में होता है विस्थापन। ये बल लगाया हमने इसको घुमाने के लिए, तो विस्थापन हमारे पास, बल किस ओर कार्य करेगा? अंदर की ओर। विस्थापन किस ओर होगा? इधर। बल लगाया अंदर की ओर, विस्थापन किस ओर होगा? इधर। यानी हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे पास बल कैसा है, इसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो प्रत्येक पॉइंट पर कैसे बल होता है? 90 डिग्री होता है। पर कैसे घूमती रहती है? वो अंदर ही घूमती रहती है, वृत्त के अंदर। यदि किसी पार्टिकल पॉइंट की बात करें तो हमारे पास बल के मध्य और विस्थापन के मध्य कैसा कार्य होता है? कितने एंगल होता है? तो एंगल होता है 90 डिग्री। और हमारे पास कार्य का फॉर्मूला क्या है?
एफ डॉट डी कोस थीटा, और डब्लू बराबर एफ डॉट डी कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। सेम ऊपर वाली कंडीशन में है जो मैंने आपके लिए लिखा है, एग्ज़ाम में सीधे ही पूछ लेता है, ये कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ पूछेगा कि प्लेटफॉर्म पर ले जाते हुए एक कुली के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य। तो आंसर आपका क्या होगा, शून्य है। समझ में आई ये बात जो मैंने आपके लिए लिखी है, ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं, उसके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले इसका। सवाल आप लोग पढ़िए। सवाल लिखा है आपके सामने, एक व्यक्ति 10 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना है और कुल कार्य कितना है, उसके बारे में आप लोग बताओ कि हमारे पास ये क्या होगा। एक व्यक्ति है 10 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना है। ध्यान दो आप लोग, और कुल कार्य कितना है ये आपसे पूछ ले तो कैसे आप लोग इसको करोगे। बहुत ही आसान सवाल है। हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी को हम लोग कहाँ उठाते हैं, ऊपर की ओर हमें इसको उठाना है, और कितनी ऊपर उठाना है, केवल 2 मीटर। तो हमारे पास ये 2 मीटर तक हम लोग इसको उठाएंगे। कहाँ तक, 2 मीटर तक ही हमें इसको उठाना है। और कितने किलोग्राम की वस्तु है, 10 किलोग्राम की वस्तु है। 10 किलोग्राम की वस्तु है, तो हम लोग यहाँ पर अब कार्य निकालना है हमें, व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो W बराबर मैन कितना कार्य किया गया, एफ डॉट डी कोस थीटा। अब हमारे पास एंगल हम लोग क्या मानेंगे, कोई भी एंगल यदि नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे एंगल शून्य है, कि वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, उसी से ही हम लोग सवाल करते हैं। तो एफ डॉट डी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन के द्वारा कार्य किया हुआ। तो हमारे पास बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और हमारे पास ये क्या है, डी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम और जी लिखेंगे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर हम लोग डी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। एम का मान 10 किलोग्राम है, जी का मान 10 किलोग्राम है, और मानेंगे हम लोग, इसको मानकर ही चलते हैं। जी बराबर दिया हुआ होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखना, ये देता है, या फिर 9.8 देता है, या फिर 10 देता है, उसको आप लोग याद रखना। मीड डिस्टेंस कितनी है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 जूल कार्य किया गया। यदि हम लोग वस्तु को कहाँ पर उठाते हैं, 10 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई पर उठाते हैं, तो हम लोग कितना कार्य करते हैं, 200 जूल कार्य करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। अब उसने कहा है कि कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य है व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, और प्लस हमारे पास क्या होगा, गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य, जो इसको नीचे ले जाने के लिए भी कार्य करेगा, गुरुत्व के द्वारा